अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, करना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो के बारे में समझना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करना कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं, बाकी बात करेंगे उसके बाद। ज्यादातर लोग जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो में अपना पैसा लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमें ये पता नहीं होता कि किसी कॉइन या फिर किसी टोकन का जो प्राइस है वो कैसे बढ़ता है, कब बढ़ता है और क्यों बढ़ता है। इसके पीछे कुछ लॉजिक होता भी है या फिर ये सब ऐसे ही बढ़ता है। ऑल्सो क्रिप्टो में हम इन्वेस्ट तो करते हैं, बट क्रिप्टो है क्या चीज, ये किस काम आता है, आप कैसे इससे फायदा उठा सकते हो, इसका भी ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई हमें आइडिया नहीं होता। एंड फिर एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि क्या सच में क्रिप्टो फ्यूचर है भी या नहीं। मतलब अगर कोई लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है तो उनको कुछ फायदा होगा या फिर हमेशा की तरह से अभी पोर्टफोलियो रेड में आगे भी ऐसे ही रहने वाला है। सवाल काफी सारे हैं, आप में से कई लोगों ने वीडियो करने के लिए कहा था, सवाल पूछे थे। बड़े बेसिक सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बिकॉज इन सवालों के जवाब से सबसे पहले तो आप खुद ही ये समझ जाएंगे आज कि क्रिप्टो है क्या चीज है, कैसे काम करते हैं, प्राइसेस कैसे ऊपर नीचे होते हैं। और अगर आपके घर पे आपके दोस्तों में सर्कल में क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी कोई सवाल करता है, तो आप उनको बड़ी आसान भाषा में क्रिप्टो से रिलेटेड हर चीज समझा सकेंगे, बताएंगे कि क्रिप्टो क्या चीज है, इसका आगे फ्यूचर क्या है। और इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा। और इस वीडियो में आपके ऐसे सभी इंपॉर्टेंट सवाल के जवाब दे रहे हैं बिटकॉइन फाउंडर काशिफ रजा। काशिफ भाई, वेलकम टू अनकट। आज का ये वीडियो ऐसा रहने वाला है कि जिसको व्यूअर्स ना बड़े दिन तक संभाल के रखने वाले हैं, आई थिंक। बिकॉज आज हमने टॉपिक ही थोड़ा अलग चुना है। सबसे पहले तो आप व्यूअर्स को ये समझाएं कि ये जो बिटकॉइन होता है ये है क्या चीज। अगर मुझे अपने घर पे किसी दोस्त को, फैमिली मेंबर्स को या फिर किसी को भी अपने सर्कल में क्रिप्टो के बारे में समझाना है, जिसको नहीं पता है, उसको ये कैसे बताएं कि भाई क्रिप्टो क्या होता है, बिटकॉइन कैसे होता है, कैसे समझा जाए। बिटकॉइन को समझने के लिए बहुत समरी में मैं समझाऊंगा कि बिटकॉइन को समझने के लिए आप ये समझिए कि जब इंसान इस धरती पे आया, जब भी ये धरती बनी होगी और इंसान ने फिगर आउट किया होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, दो चार और भी दिख रहे हैं, तो उसने जब इंसान के पास ना कोई भी अकेले इंसान के पास सब कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि किसी के पास सेब थे तो किसी के पास केले थे, किसी के पास संतरा था, किसी के पास गेहूं था, किसी के पास भैंस थी, किसी के पास कुछ था। तो इंसान को ये फिगर आउट बहुत जल्दी हो गया होगा कि यार ऐसा है कि अकेले उससे बात बनेगी नहीं। मुझे अगर दूसरे से केला खाना है या संतरा लेना है या गेहूं लेना है या दूध लेना है, तो मेरे पास जो चीज है मुझे उसे ऑफर करनी पड़ेगी। और जिसके पास गेहूं है या भैंस है, उसको ये लगा होगा कि यार मुझे भी अगर कोई चीज सेब लेना है तो मुझे इसको कुछ अच्छा प्रोपोजिशन देना पड़ेगा। तो बार्टर सिस्टम का इवॉल्व हुआ, लोग आपस में अपनी चीज देने लगे और दूसरे के पास जो चीज है उसको लेने लगे। तो इसका मतलब यह है कि बहुत शुरू से लोग ट्रेड करना चाहते थे। ट्रेड एक एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है इंसान की। मतलब इंसान ये नहीं कि आज ट्रेड करता है, जब वो पुराने जमाने में, मतलब जब इंसान पैदा ही हुआ होगा तो कुछ दिनों बाद ही उसको फिगर आउट हो गया होगा कि मुझे आपस में ट्रेड करना पड़ेगा। जी, बार्टर सिस्टम के बारे में तो हम सबने पढ़ा है कि कैसे एक सामान के बदले दूसरा सामान एक्सचेंज किया जाता था। घर में बड़े लोग मतलब आज भी बताते हैं कि कैसे गाँव में पहले ट्रेड जो ऐसे ही चलता था, एक्सचेंज में, बार्टर सिस्टम में। अब जब ट्रेड करता है आदमी, तो बार्टर सिस्टम में कुछ चैलेंजेस थे भाई। सीधी सी बात है कि अगर मुझे मुझे सेब, मेरे पास सेब है और आपके पास तरबूज है। अब तरबूज वाले को आपने सेब ऑफर किया, ठीक है, और तरबूज वाले ने बोला कि मुझे सेब खाना ही नहीं है भाई, मेरी जरूरत तो इस टाइम केले की है, तो मुझे नहीं चाहिए सेब। तो अब आप क्या करोगे? आप उसे कन्विंस करते रहोगे कि यार सेब जबरदस्ती खा ले। तो ये इश्यूज थे बार्टर सिस्टम के अंदर, स्केलेबल नहीं था, राइट। तो इसलिए एक चीज फिगर आउट हो गई कि बहुत जल्दी लोगों को इंसान को ये फिगर आउट हो गई कि यार अपने को ना एक ऐसे फॉर्म ऑफ एक मनी चाहिए, एक ऐसी फॉर्म ऑफ बेसिक ऐसी करेंसी, ऐसी फॉर्म ऑफ मनी चाहिए जो तीन काम कर सके। कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज हो सके, कि आपस में मैं चीजें खरीद सकूं उससे। दूसरा, वो यूनिट ऑफ अकाउंट हो। ठीक है, यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब है कि चीजें जो है उसी बेसिक जो मनी है उसके अंदर वो वैल्यू कर सके। मतलब कि चाहे वो जैसे मोबाइल फोन है या सेब है या वीट है, आप कोई भी जब चीज खरीदने जाते हो तो आपको आईएनआर में वैल्यू होती है, आईएनआर में उसकी प्राइस बताई की होती है। तो इसलिए आपको ये बड़ा इजी हो जाता है चीजों को वैल्यू करना। ठीक है, तो एक ये हो गया। और तीसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मनी है वो अपनी वैल्यू लूज ना करे। ऐसा ना हो कि आज उसकी वैल्यू 2 रुपए है और कल उसकी वैल्यू 1.5 रुपए है और परसों गए तो 1 रुपए है, अगले दिन गए तो
50 पैसे रह गई, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी वैल्यू को रिटेन करे। अगर 2 रुपए की उसकी आज वैल्यू है, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 साल बाद भी वो, मतलब उसकी वैल्यू उतनी रहनी चाहिए, वो उतनी चीजें उतनी अपनी जो वैल्यू है उसको रिटेन कर सके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो बहुत जल्दी लोगों को ये पता लग गया, और लोगों को एक और चीज पता लगी कि यार अपने को ना लेजर की बहुत जरूरत फील हुई होगी, क्योंकि जब एक आदमी 50 लोगों से डील कर रहा होगा तो दिमाग के अंदर 2 लोगों के साथ तो डीलिंग याद रहती है। अगर मुझे सिर्फ आपके साथ डील करना है या किसी के साथ डील करना है, तो मुझे जब बहुत सारे लोगों के साथ डील करना होता है तो मुझे लेजर की जरूरत पड़ेगी। लेजर मतलब खाता, जो कभी कभी हम घर पे ही मेंटेन करते हैं। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि मुझे इंसान को 2 चीजों की जरूरत थी, एक लेजर और दूसरा मनी। और एक खास बात और आपने देखी होगी कि लेजर के अंदर, कोई भी जो दुनिया का लेजर है उसके अंदर जब आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, ठीक है, लेन देन का, तो वो आप एक पर्टिकुलर मनी में ही करते हो। ठीक है। तो वो कैसे, जैसे कि सपोज करो एक बैंक है, सेंट्रल बैंक है इंडिया का, वो जब खाता मेंटेन कर रहा है तो वो आईएनआर में मेंटेन कर रहा है। अमेरिकन जो है वो अपना खाता डॉलर में मेंटेन कर रहे हैं। राइट। तो आपको एक ऐसे फॉर्म ऑफ मनी की भी जरूरत थी जिससे लेजर मेंटेन हो सके। राइट। तो लेजर और मनी, इन दोनों का अटूट संबंध है। लेजर बिना मनी के सरवाइव, मतलब लेजर जो है बिना मनी के उसकी क्या वैल्यू, कुछ नहीं। और मनी की जो है, आपको अगर रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो आपको लेजर की जरूरत है। तो मनी और लेजर का अटूट संबंध है। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया, तो आपको ये फिगर आउट हो गया कि इंसान पैदा हो, इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो एक उसको फील हुई कि यार बार्टर सिस्टम फेल हो गया, तो उसे एक ऐसी फॉर्म ऑफ मनी की जरूरत थी जो एक्सेप्टेबल टू ऑल थी। और दूसरा, जब इतने सारे लोगों के साथ डील करूंगा तो मुझे खाता मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए जो सबसे शुरुआती दिनों में जब इंसान ने जो लिखना पढ़ना सीखा, तो वो पूरा तत्व ये बताते हैं कि इंसान ने लेजर बनाना सीखा, क्योंकि उसने पत्थर पे लिखना शुरू किया कि उसने कुछ मछली बनाई हुई है, कभी कुछ पुराने फॉर्म ऑफ, अगर आप गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये देखेंगे कि जो सबसे पहले उसने सर्च जो सीखा वो लेजर बनाना सीखा, अपना खाता मेंटेन करना सीखा। राइट। तो अब दुनिया में क्या हुआ कि इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ मनी का इस्तेमाल हुआ। आपने देख सुना होगा कि कभी हाथी के दांत का इस्तेमाल होता था, कभी प्रीशियस स्टोन्स का इस्तेमाल होता था, कभी सॉल्ट का भी इस्तेमाल हुआ एज अ फॉर्म ऑफ मनी, कैटल्स का इस्तेमाल हुआ, डेट्स का इस्तेमाल हुआ, वीट का इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद आपकी स्टोन्स, बड़े बड़े स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ, मेटल्स का इस्तेमाल हुआ, गोल्ड का इस्तेमाल हुआ। तो जब से दुनिया बनी है अलग अलग फॉर्म ऑफ मनी इवॉल्व हुए, और इसी तरीके से लेजर भी इवॉल्व होते रहे। ठीक है। जो डबल एंट्री लेजर सिस्टम है, वो सबसे पहले जो वॉशिंगटन के, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, देखा गया कि वो डबल लेजर लेजर एंट्री सिस्टम को मेंटेन करते थे। तो वो, अगर अभी तक देखा होगा आपने, तो डबल एंट्री लेजर सिस्टम, डेबिट क्रेडिट का सिस्टम अभी तक फॉलो होता है। ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि लेजर और मनी ये शुरू से थे। अब प्रॉब्लम इसमें क्या थी कि 2008 से पहले जब भी लेजर जो थे वो सारे सेंट्रलाइज थे, क्योंकि लेजर को मेंटेन कौन कर रहा है? लेजर को अल्टीमेटली एक आदमी मेंटेन कर रहा है। जैसे सपोज मैं किसी से मेरी कोई दुकान है तो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, पार्टनरशिप फर्म है तो 2 लोग मेंटेन कर रहे हैं। अब ये बड़ी कंपनी हो गई तो उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक टीम रख ली, और बड़ी कंपनी हो गई तो उसने पूरा डिपार्टमेंट रख लिया। लेकिन हमेशा लेजर को सेंट्रलाइज एंटिटीज ने ही मेंटेन किया, कुछ लोगों ने या एक आदमी ने या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने। और ये लेजर हमेशा सेंट्रलाइज रहे, इसको हमेशा एक आदमी गवर्न करता था। अगर हम बड़े लेवल पे चले तो वीजा मास्टर कार्ड है, वो मेंटेन कर रहे हैं। और बड़े लेवल पे चले तो स्विफ्ट है, वो मेंटेन कर रहा है। हमेशा एक बॉडी, एक इंडिविजुअल या एक एंटिटी हमेशा लेजर्स को मेंटेन कर रही थी। देखिए, जब लेजर आपको इंडिविजुअली मेंटेन करना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कोई एंटिटी लेजर को मेंटेन कर रही है या गवर्नमेंट है लेजर को मेंटेन कर रही है, तो वो जो बॉडी को अपॉइंट कर रही है, या एक बैंक एक एक कैशियर को अपॉइंट कर रहा है, ये जो लेजर्स हैं, जो पब्लिक फोरम के अंदर ये लेजर कभी भी ओपन नहीं होता है, पब्लिक नहीं होता है।
हमेशा सेंट्रलाइज रहे। अब लेजर जब सेंट्रलाइज थे तो हमेशा उनमें दिक्कत रहती है। सपोज अगर लेजर बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज है और किसी एक आदमी के पास पावर है उस लेजर को मेंटेन करने की, तो क्या होगा? मैनिपुलेशन का डर रहता है। और मैनिपुलेशन कई बारी गलती से हो जाती है। एक तो गलती भी होती है लेजर को मेंटेन करते वक्त, और दूसरा जानबूझ के मैनिपुलेशन होती है, और तीसरा बाय फोर्स हो सकती है कि भाई किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख दी और बोला कि लेजर के अंदर चेंजेस करो, जो चेंज करने वाला जिसके पास कंट्रोल है उस। और चौथा, कई बार लोग करप्ट भी हो जाते हैं कि भाई मैं किसी को ब्राइब करूं कि यार लेजर के अंदर चेंजेस कर दे। तो ये भी एक तरीका है। तो लेजर हमने देखा, इसीलिए सदियों से हमने देखा कि लेजर्स के अंदर गड़बड़ी रही, लेजर के अंदर कभी मैनिपुलेशन भी रही। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी ये देखा गया कि लेजर्स के अंदर गड़बड़ी रही, और वो उसकी वजह से हमने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा कि लेजर के अंदर जो मैनिपुलेशंस थी, जिस तरीके से बैंकिंग सिस्टम में यूएस में जो चीजें आई, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण था फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह बना। अब सपोज करिए, इमेजिन करिए कि अगर लेजर पब्लिक हो जाए, राइट, तो कितनी बड़ी बात होगी। जो जो अ, जो लेजर्स हैं अगर वो पब्लिक हो जाए और पब्लिक के डोमेन में रहे, पब्लिक की नजर में रहे, कि कोई भी उसके अंदर चेंज हो या मैनिपुलेशन हो, तो पब्लिक को एकदम रेड अलर्ट मिल जाए। ठीक है। तो बेसिकली 2008 के बाद बिटकॉइन को आप इस तरीके से समझिए कि ये एक पब्लिक लेजर है। मतलब बिटकॉइन एक पब्लिक बही खाता है, पब्लिक लेजर है जिसको कोई भी देख सकता है। एक पब्लिक लेजर का मतलब है कि भाई साझा बही खाता है। जितना भी बिटकॉइन नहीं करके दिखाया कि जो लेजर्स हैं वो डिसेंट्रलाइज हो सकते हैं, वो ओपन हो सकते हैं, वो पब्लिक मेंटेन कर सकती है, और पब्लिक उसके अंदर कोई भी चेंज होगा वो पब्लिक की नजर में रहेगा। पहली बार ये सतोशी नाकामोटो का आइडिया था। तो उसने बेसिकली बिटकॉइन को एक लोग सोचते हैं डिजिटल करेंसी है, एक्चुअली में बिटकॉइन एक पब्लिक लेजर है, एक पब्लिक बही खाता है जो पब्लिक की नजर में है। कश्मीर में पब्लिक लेजर है, पब्लिक बही खाता है, ये तो समझ आ गया। बट कोई भी अगर खाता हो, जैसे घर में भी हम कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं नोटबुक में, तो वो काम तो हम करते हैं, हम लिखते हैं। बट बिटकॉइन को कौन मेंटेन करता है? यहाँ पे कौन लिखता है ये सब चीजें? अब ये जो लेजर है, इसको जो लोग मेंटेन करते हैं, इसको कोई एक सिंगल इंडिविजुअल मेंटेन नहीं करता है, इसको पब्लिक मेंटेन करता है। ठीक है। अब लेजर का काम क्या होता है? मैंने कहा ना, लेजर का काम होता है कोई लेन देन का हिसाब किताब रखना, कि कोई आदमी कहीं पे कुछ भेज रहा है तो वो रिकॉर्ड रहे कि डेबिट किसका हो रहा है, क्रेडिट किसका हो रहा है, सारे खाते उस लेजर में मेंटेन हो। तो बिटकॉइन का जो लेजर है उसके अंदर हजारों लाखों लोग जो बिटकॉइन को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट, वो उनके सबके बही खाते उस लेजर में है, उस पब्लिक लेजर में। और सबके बही खाते ऊपर है। सबके बही खातों में कितना बैलेंस है, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, ये उस पब्लिक लेजर के अंदर नोटेड है। और मैंने एक और चीज बताई कि पब्लिक लेजर को जो मेंटेन कौन कर रहा है? सेंट्रल एंटिटी नहीं मेंटेन कर रही, कोई इंडिविजुअल मेंटेन नहीं कर रहा। ये पब्लिक लेजर लोग मिलके मेंटेन कर रहे हैं। अब इस पब्लिक लेजर को मेंटेन किस करेंसी में किया जा रहा है? क्योंकि लेजर बिना करेंसी के उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर लेजर इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर लेजर मेंटेन कर रहा है और उसको आईएनआर में मेंटेन नहीं कर रहा, आईएनआर, तो फिर लेजर की वैल्यू क्या है? बिल्कुल। सिमिलरली यूएस डॉलर। तो लेजर बिना हर लेजर की एक अपनी मनी होती है, क्योंकि आपको लेजर मेंटेन करना है तो उसको मनी के अंदर एक जो सब जिसके अंदर आप चीजों को वैल्यू कर सको, तभी तो लेजर मेंटेन होगा ना। यस, जैसे अगर हम लिखते हैं कि 1000 का हमने कोई सामान लिया, तो वो 1000 जो है वो रुपए होंगे, डॉलर होंगे, पाउंड होंगे, मतलब कोई तो करेंसी होगी ना। तो बिटकॉइन का जो पब्लिक लेजर है, इसके अंदर जिस करेंसी के अंदर खाता मेंटेन होता है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है, उस वो बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन पब्लिक लेजर भी है, बही खाता भी है, और उस बही खाते की करेंसी भी है। ओके, सो बिटकॉइन एक लेजर भी है और उस लेजर की करेंसी भी है, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो गया यहां तक? आपको समझ आ गया तो जनता को हो सकता है समझ में आ जाए। एग्जैक्टली काशिफ भाई, व्यूज के भी समझ आ रहा होगा, कुछ बड़ा आसान करके ना हम इसको आज लेके चल रहे हैं। तो उस बही खाते की करेंसी भी है। अब ये पब्लिक लेजर जो है ये पब्लिक मेंटेन करती है, पब्लिक इसके अंदर सारे रिकॉर्ड को चढ़ाती है, और इसके अंदर से रिकॉर्ड क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, किसको बिटकॉइन जा रहा है, किसको आ रहा है, किसके अकाउंट में कितना पड़ा है, ये सारा का सारा पब्लिक जो है वो मेंटेन करती है। अब बड़ा सवाल ये है कि पब्लिक को इंसेंटिव क्या है यार? वेल्दी है पब्लिक,
भाई बिल्कुल। लेजर लेजर जब मेंटेन किया जाता है तो इंसेंटिव क्या है? एक इंडिविजुअल जब लेजर को मेंटेन करता है, उसका इंसेंटिव ये है कि यार उसके पास ना रिकॉर्ड रहे, उसको कहीं लॉस ना हो जाए। एक इंडिविजुअल, एक पार्टनरशिप में होता है कि दोनों पार्टनर कहते हैं लॉस ना हो जाए। एक कंपनी के अंदर वो कहते हैं कि भाई इस लेजर को मेंटेन करने के लिए एक सीए रख लो और उसको सैलरी दे दो। तो वहां पे इंसेंटिव उस सीए के पास क्या है? सैलरी है। एक बड़ी कंपनी के पास इंसेंटिव ये है कि भैया उसके पास जो टीम है उनको सैलरी मिलती है। वीजा मास्टर कार्ड उस लेजर को मेंटेन इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बदले में कमीशन मिलते हैं, कट मिलता है। एक बैंक का काम क्या है कि इधर से उधर जब वो पैसा ट्रांसफर करता है तो उसको कट मिलता है, कमीशन मिलती है बैंक को। लेजर को मेंटेन करने की फीस लेता है वो आपसे। तो बिटकॉइन के लेजर को फ्री में तो कोई मेंटेन कर नहीं रहा होगा। तो इसमें जो बिटकॉइन के लेजर, एक लेजर के अंदर पन्ने होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक किताब होती है बही खाता, तो उसके अंदर किताब जुड़ती है, पन्ने, नए पन्ने आप लिखते हो। तो बिटकॉइन के लेजर में जब नए पन्ने, जब नए ब्लॉक आप जोड़ते हो, इस लेजर के अंदर जो जो नए ब्लॉक जोड़ने का काम, नए पन्ने, नए ब्लॉक को ऐड करने का काम, इस नई ट्रांजेक्शन्स को ऐड करने का काम जो है, वो जो करता है उसको बदले में इंसेंटिव में बिटकॉइन मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्री में कोई नहीं करता। पब्लिक लेजर को मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ती है कि उसको जो जो लोग इसके अंदर ब्लॉक को ऐड करें, जो ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करें, वो जो लोग काम करते हैं वो माइनर कहलाते हैं, उनको बदले में बिटकॉइन मिलता है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो सेंट्रलाइज लेजर होते हैं वहां पे एक इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि लेजर कौन मेंटेन करेगा। पब्लिक लेजर के अंदर कोई ये डिसाइड नहीं करता कि कौन मेंटेन करेगा। जिसके पास रिसोर्सिस हैं, जिसके पास हार्डवेयर है, जिसके पास हैश पावर है, वो चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे वो कल को अमेरिका बोलता है कि मुझे लेजर मेंटेन करना है, ओपन है। या कल को मनोज है कोई जो कहीं से ऑपरेट करता है एक छोटे से गांव कस्बे से, कि नहीं साहब मुझे माइनर बनना है और मेरे पास रिसोर्सेज है, उसके लिए भी कोई। तो ये पूरी दुनिया के लिए गेम ओपन है, कोई भी इस पे पार्टिसिपेट कर सकता है, सबके लिए ओपन है। एक डेमोक्रेटाइज तरीके से सबके लिए ओपन अपॉर्चुनिटी है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये जो लेजर है, ये पब्लिक का लेजर पब्लिक ही मेंटेन करती है। और जो लोग इसके अंदर नए पन्ने जोड़ते हैं, लेजर बही खाते के अंदर जो नई ट्रांजेक्शन्स को एंट्री करते हैं, नए पन्ने को जोड़ते हैं पब्लिक लेजर में, उनको रिवॉर्ड के अंदर बिटकॉइन मिलता है। इतनी सी बात है। अब ये जो पब्लिक लेजर है, क्योंकि मैंने बोला पब्लिक की है, तो इसकी कॉपी सारे लोगों के पास है। ठीक है, सारे का मतलब है कि लाखों लोगों के पास ये कॉपी है। कॉपी होती का है, कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड हो जाती है कॉपी। जैसे कि एक्सेल फाइल है, मैं आपको भेजूं तो आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लोगे, तो एक कॉपी आपके पास होगी और एक कॉपी मेरे पास है। सिमिलरली इस लेजर की कॉपी पूरी दुनिया में सबके पास सेम कॉपी होती है, उसको वो डाउनलोड कर लेते हैं अपने कंप्यूटर पे। काशिफ भाई, बिटकॉइन एक सॉफ्टवेयर है, राइट? बिटकॉइन एक सॉफ्टवेयर भी है। तो बेसिकली बिटकॉइन का एक क्लाइंटेल होता है, उसको आप क्लिक करोगे, वहां से सॉफ्टवेयर से आप उसकी कॉपी अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर लोगे। जो कॉपी आपके पास है पूरी दुनिया के पास वही कॉपी है। और जब इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो वो सारी कॉपीज अपने आप अपडेट हो जाती है, राइट। अब किसी की भी कॉपी अगर दूसरे की कॉपी से अलग है तो रेड अलर्ट हो जाता है, राइट। तो दुनिया को में ये पता लग जाता है कि भाई ये जो कॉपी जोड़ी जा रही है, ठीक है, ये गलत है, इसने रूल्स को फॉलो नहीं किया। क्योंकि जो नए पन्ने जोड़ने के कुछ रूल्स हैं, अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो वो सारे के सारे उस कॉपी को रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं ये ट्रांजेक्शन गलत है, या ये ब्लॉक गलत है, ये गलत तरीके से माइंड। तो यहां तक आपको अगर समझ में आ गया, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। ह्यूमैनिटी, इंसानियत, इंसानियत को जरूरत पड़ी ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन से जरूरत पड़ी मनी की, मनी से जरूरत पड़ी कि यार इसको इतनी बड़ी जब ट्रांजैक्शन हो रही है तो लेजर चाहिए, लेजर को मेंटेन करने के लिए मनी चाहिए थी। लेजर और मनी का अटूट संबंध हो गया। लेजर बिना मनी के नहीं रह सकता और मनी बिना लेजर के बेकार है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लोगों ने मनी और लेजर टाइम टू टाइम इवॉल्व होते रहे। डबल एंट्री सिस्टम एक सीधा उदाहरण है डेबिट क्रेडिट का। आपने अपने घर में भी लेजर मेंटेन किया होगा, एक्सेल में, किताब में, मम्मी पापा ने कॉपी के अंदर जो मेंटेन करते हैं वो भी लेजर ही होता है, ठीक है। तो वो लेजर जो है वो हमेशा सेंट्रलाइज रहा। और 2008 से पहले या तो उसको पब्लिक फोरम के अंदर लेजर्स नहीं होते थे, जैसे कि सेंट्रल बैंक के लेजर्स हैं या और लेजर्स हैं,
गवर्नमेंट्स के लेजर है। पहली बार ये लेजर जो है, इसको डिसेंट्रलाइज करने का जो तरीका है, वो सतोशी नाकामोटो ने व्हाइट पेपर लिखा 2008 में, कि किस तरीके से पब्लिक लेजर मेंटेन हो सकते हैं। अब पब्लिक लेजर बिना उस लेजर की मनी के बेकार है। तो बिटकॉइन का जो पब्लिक लेजर है, ये इसकी जो मनी है वो बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन एक पब्लिक लेजर का भी नाम है, और उस लेजर की मनी जो करेंसी है उसका नाम भी बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन पब्लिक लेजर भी है और उस लेजर की करेंसी भी है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस लेजर को मेंटेन पब्लिक करती है, और जो इसके अंदर नए पन्ने को जोड़ता है, पन्ने का मतलब ब्लॉक, नए ब्लॉक को जो जोड़ता है उसे माइनर कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, पब्लिक के अंदर से हो सकता है, और जब वो इस पन्ने को जोड़ता है इस पब्लिक लेजर के अंदर, तो उसे रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिलता है। और ये लेजर की कॉपी क्योंकि हजारों लाखों लोगों के पास है, जब भी इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है, तो सारे जितने भी कॉपीज जिनके पास है उनको एक अलर्ट जारी हो जाता है कि कुछ मैनिपुलेशन किया जा रहा है, और वो वहां पे उस ब्लॉक को वो फ्लैग हो जाता है कि अच्छा, ये इस सिस्टम के साथ मैनिपुलेशन हो रही है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में है लेजर। इसके अंदर कोई आदमी अगर चेंजेस करना भी चाहे, सिंगल आदमी, तो कर नहीं सकता। वेल काशिफ भाई, आपने बड़ी आसान लैंग्वेज में समझाया कि बिटकॉइन क्या है। बट मैं कुछ सवाल आपसे इस पर करूंगा, इंपॉर्टेंट सवाल। जैसे कि ये तो समझ आ गया कि बिटकॉइन एक सॉफ्टवेयर है, एक पब्लिक बही खाता है, एंड इस पब्लिक बही खाते की जो करेंसी है वो भी बिटकॉइन है। बट अब कोई अगर ये कहे कि भाई बिटकॉइन का व्हाइट पेपर तो सतोशी नाकामोटो ने दिया था 2008 में, उसने बिटकॉइन इन्वेंट किया था, अब 15 साल हो गए, मैं भी एक पब्लिक लेजर बना रहा हूँ, नया बिटकॉइन बना रहा हूँ, एक नया सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ मैं, वो भी ऐसे ही काम करेगा, तो फिर लोग उस नए बिटकॉइन को एक्सेप्ट क्यों ना करें? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें क्या है, ओपन सोर्स कोड है। ठीक है। ओपन सोर्स कोड, कोड का मतलब है कि कोई भी कॉपी कर सकता है, कोई भी कोड को देख सकता है, कॉपी कर सकता है, और अपना वर्जन ऑफ बिटकॉइन वो लॉन्च कर सकता है। देखिए, जब कोई अपना वर्जन लॉन्च कर सकता है, राइट, बिटकॉइन की ऐसी बात नहीं, पहले भी कॉपीज बन चुकी हैं, चाहे बिटकॉइन कैश है, लाइट कॉइन है, सब चीजें हैं। लेकिन जो इसमें व्यवस्था ये है इस तरीके से कि जो सबसे लंबी चेन है और जिस चेन के ऊपर सबसे ज्यादा हैश पावर है, राइट, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा काम हुआ है, वो ओरिजिनल चेन मानी जाती है। ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि एक दो आपने रेलवे स्टेशन है, राइट, और एक रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है, एक आदमी ने क्या करा कि सेम रेलवे स्टेशन हूबहू दिखने वाला, उसको कुछ किलोमीटर आगे बना दिया, और बोलने लगा कि नहीं, जो ये जो रेलवे स्टेशन है, ये है मेन रेलवे स्टेशन। अब लेकिन जो ट्रेन आ रही है, वो पुराने वाले रेलवे स्टेशन पे ज्यादा आ रही, जो रश है, जो काम हो रहा है, जो सबसे ज्यादा पैसेंजर है, सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है, सबसे ज्यादा जो ट्रेन आ रही है, वो पुराने वाले रेलवे स्टेशन पे आ रही है। नए वाले रेलवे स्टेशन पे कोई नहीं जा रहा, या नए वाले रेलवे स्टेशन इक्का दुक्का ट्रेन आ रही है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चेन होती है, जो ओरिजिनल चेन होती है, जिसपे सबसे ज्यादा काम हुआ होता है, सबसे ज्यादा जिसपे हैश पावर होती है। हैश पावर का मतलब ये है कि जब आप बिटकॉइन को माइन करने चलते हो, तो आपको हैश पावर की जरूरत होती है। हैश पावर क्या होती है कि जिससे आप बिटकॉइन की पजल को सॉल्व करते हो, मतलब जैसे, क्योंकि अगर आपको बिटकॉइन के अंदर जो माइनर्स होते हैं, अगर उनको नए ब्लॉक्स को ढूंढना है, या अगर नए पन्ने को लगाना है, तो क्योंकि मैंने जैसे बोला नए पन्ने को लगाना है, अब ये पन्ना कोई भी लगा सकता है, तो आपस में कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि बदले में बिटकॉइन मिलता है। तो जब कंपटीशन होता है, तो बिटकॉइन का प्रोटोकॉल इस तरीके से डिजाइन है कि वहां पे उन्होंने एक पजल रख दी, ऑटोमेटिकली वो पजल को सॉल्व करना होता है। उसको पजल को सॉल्व करने के लिए प्रोसेसिंग पावर की जरूरत होती है। प्रोसेसिंग पावर, वो पजल इतनी डिफिकल्ट होती है कि जैसे पूरे गन्ने के खेत में मैं एक सुई फेंक दूं और मैं बोलूं कि ढूंढो, या पूरी यूनिवर्स के अंदर एटम को ढूंढने के बराबर इतना डिफिकल्ट होता है। सुपर कंप्यूटर से भी पावरफुल प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है उस पजल को ढूंढने के लिए। अब जब उस पजल को ढूंढने के लिए जब बहुत सारे लोग होड़ लगती है, तो हैश पावर जनरेट होता है कि उस पजल को सॉल्व करने के लिए। अब जिस माइनर के पास सबसे ज्यादा हैश पावर होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो आपस में बड़ा कंपटीशन होता है। तो ये जो हैश पावर जो गेम है, ये इतनी ज्यादा पहुंच जाती है कि ये जितना उस नेटवर्क को और सिक्योर कर देती है। तो सपोज करिए कि अगर किसी को बिटकॉइन पे अटैक करना है, बिटकॉइन के नेटवर्क पे, तो उसे भी उस हैश पावर को मेंटेन, को रीच करना पड़ेगा, राइट।
ऐसा नहीं कि कोई भी जाके अटैक कर देगा उसे। बिटकॉइन को माइन करने के लिए जितनी पावर चाहिए होती है, अटैक करने के लिए भी उससे 51% पावर का कंट्रोल चाहिए किसी को, अगर बिटकॉइन को अटैक करना है। तो होता क्या है कि एक चेन है जिसके ऊपर हैश पावर एक एक्स है, और दूसरी चेन है जिसने कॉपी करा बिटकॉइन को, कोड उसने चलाया। अब कोड चलाने के बाद वो बोले कि साहब मेरा बिटकॉइन है, लेकिन उसके ऊपर हैश पावर ही नहीं है, राइट। तो क्लियर पता लग जाता है कि ओरिजिनल चेन कौन सी है और डुप्लीकेट चेन कौन सी है, उसकी पहचान, जो चेन सबसे लॉन्गेस्ट है, और दूसरा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हैश पावर है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एनर्जी, ट्रैफिक, एक्शन, ये समझ लीजिए सिंपल भाषा में। और एक चेन है जिसके ऊपर हैश पावर बिटकॉइन के कंपैरिजन है ही नहीं, ना के बराबर है। तो यहां से ये क्लियर पता लग जाता है कि कौन सी ओरिजिनल चेन और कौन सी नहीं। इसीलिए बिटकॉइन की कोई ऐसे नहीं कि कॉपीज है नहीं। बिटकॉइन कैश, लाइट कॉइन, बिटकॉइन गोल्ड, बिटकॉइन एसवी, और जो सबसे कामयाब रही, मतलब मैं कामयाब इन द सेंस ये कहूंगा कि जो बिटकॉइन का फोर्क हुआ था वो बिटकॉइन कैश था, राइट। लेकिन आज की डेट में बिटकॉइन कैश को और बिटकॉइन को जब आप कंपेयर करते हो, दोनों की हैश पावर में और दोनों के जो वाइड एक्सेप्टेबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क ओके, सो अभी तक हमने समझा कि बिटकॉइन क्या है, यह क्यों नहीं हो सकता, ये क्लियर किया। एंड बिटकॉइन का कोई डुप्लीकेट अगर कोई बनाए तो वो क्यों इफेक्टिव नहीं हो सकता, ये भी समझा। बट यहाँ पे एक सवाल और आता है कि सब चीज तो मान लीजिए ठीक है, बट ये जो बिटकॉइन का प्राइस है यार, ये कैसे बढ़ता है, ये कैसे घटता है? क्या कोई बंदा वहां बैठा हुआ है जो सारे प्राइसेस को ना ऊपर नीचे कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, खुद ही बढ़, मतलब किस तरह हो रहा है, खुद ही बढ़ रहा है? आप कह रहे हैं एक सॉफ्टवेयर है, तो फिर एक सॉफ्टवेयर का प्राइस जो है वो खुद से कैसे बढ़ता है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक चीज आपको समझ में आ गई कि ये जो लेजर है, पब्लिक लेजर, उसकी एक यूटिलिटी है, ठीक है। और उस पब्लिक लेजर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और आने वाले टाइम में और इस्तेमाल होगा। अब उस पब्लिक लेजर को अगर आपको एक्सेस चाहिए, ठीक है, तो उस पब्लिक लेजर को आप एक्सेस किस चीज से कर सकते हो? आप उस पब्लिक लेजर के का अगर आपको इस्तेमाल करना है, आपको उसके अंदर अगर बिटकॉइन को बाय करना है, या बिटकॉइन को कहीं भेजना है, कहीं ट्रांसफर करना है, राइट, तो आपको उस पब्लिक लेजर को एक्सेस करने के लिए बिटकॉइन चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे सपोज मैं आज इंडिया में बैठा हूँ, या कल को मुझे कहीं बिटकॉइन को ट्रांसफर करना है, वो भी किसी बिना किसी, क्योंकि बिटकॉइन के लेजर में जो इंटरमीडियरी भी कोई नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई सेंट्रल एंटिटी बैठी है जो आपके खाते को डेबिट कर रही है, क्रेडिट कर रही है। तो क्योंकि पब्लिक उसमें है, और वहाँ पब्लिक के कंट्रोल में है वो लेजर, पब्लिक उसे मेंटेन कर रही है, तो उस लेजर को एक्सेस करने के लिए आपको बिटकॉइन की जरूरत है। तो बिटकॉइन की डिमांड जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ठीक है। अब जो बिटकॉइन की प्राइस कैसे निर्धारित हो रही होती है, वो आपका जो सवाल है उस पे आता है। जैसे कि आप गोल्ड की माइनिंग होती है, पहले मैं गोल्ड पे चलता हूँ। गोल्ड को जब कोई माइनर माइन करता है, तो मैं, आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि गोल्ड की प्राइस कैसे निर्धारित होती है। मतलब एक सिंपल आंसर तो ये कि मैं आपको बोल दूं कि एक्सचेंज पे निर्धारित होती है। एक तरफ बायर है, एक तरफ सेलर है, और बायर सेलर जो है वो एक्सचेंज पे किसी एक दाम पे बेचना चाहते हैं, पर और एक कोई जो बायर किसी दाम पे खरीदना चाहता है और सेलर किसी दाम पे बेचना चाहता है, और जहां पे भी वो नेगोशिएट होता है एक्सचेंज पे प्राइस, वो उस पे वो ट्रेड हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको जेनेसिस पे चले, ओरिजिनल जहां से माइन होता है, चाहे सपोज गोल्ड माइन होता है, गोल्ड को माइन करने के लिए जो वहां पे खदान पे एक आदमी लेबर लेके जाता होगा, कुल्हाड़ी लेके जाता होगा, या तरह तरह की मॉडर्न टेक्निक्स लेके जाता होगा, और जब वो गोल्ड को निकालने लगता होगा तो उसका एक खर्चा आता होगा। अब कोई भी माइनर जब उस खर्चे को देखता होगा तो एक कैलकुलेट करता होगा कि मेरा सपोज 1 किलो गोल्ड निकालने पे मेरा सपोज 10 लाख का खर्चा है। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जब उसका खर्चा 10 लाख का है, तो वो वही जानता है कि मैंने ये गोल्ड को 10 लाख रुपए के खर्चे पे 1 किलो गोल्ड माइन किया, अब मैं इस मार्केट में इसको 10 लाख से नीचे तो नहीं बेचूंगा। तो वो जाके मार्केट में बोली लगाता है कि भाई कोई खरीदार है 11 लाख पे, 12 लाख पे। अब कोई कहता है साहब 12 पे तो नहीं, मैं 11 पे तैयार हूं। तो 11 पे जैसी डील कंक्लूड हुई, तो उसने अपनी कॉस्ट भी रिकवर करी और उसने अपना मार्जिन भी रिकवर किया। तो सिमिलरली देखिए यही खूबसूरती है, ये यहाँ पे समझ गए। बिटकॉइन को माइन करने के लिए मैंने कहा कि सबके लिए ओपन है, कोई भी माइन कर सकता है, बशर्ते माइन करने के लिए उसे क्या करना है, उसे जो हैश पावर की जरूरत है,
हैश पावर की जरूरत क्यों है? क्योंकि उसे सब लोग माइन करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो कंपटीशन है। तो कंपटीशन क्या है, तो क्या हुआ, बिटकॉइन के नेटवर्क ने एक पजल रखी हुई है। जब कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है तो पजल और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है सॉल्व करने के लिए। तो उस पजल को सॉल्व करने के लिए हैश पावर की जरूरत होती है। हैश पावर मतलब प्रोसेसिंग पावर, कंप्यूटर पावर की जरूरत होती है। उस पावर को जनरेट करने के लिए आपको हार्डवेयर लगाना होता है, स्पेशल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते हैं। वो हार्डवेयर से हैश पावर जनरेट होती है, उसमें खर्चा होता है। तो जब माइनर ने इतना खर्चा करने के बाद जब बिटकॉइन को माइन करा, अब बिटकॉइन जब उसके पास आया, अब वो मार्केट के अंदर जब वो उसको अपने खर्चे निकालने के लिए, क्योंकि बिटकॉइन खर्चे तो यूएसडी में हो रहे हैं, उसको एम्प्लॉयज को भी देना है, उसने फैक्ट्री वाले को भी देना है, उसने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करना है, 50 खर्चे होते हैं माइनर के। अब उसको खर्चे पूरे करने के लिए वो उसको बिटकॉइन को मार्केट में जब वो सेल करने जाता है, तो वो सेल कितने में करेगा, जितनी उसकी कॉस्ट है वो उसको रिकवर करने की कोशिश करता है, प्लस मार्जिन। जब वो मार्केट के अंदर कोई खरीदार मिल जाता है, तो वहां से प्राइस डिसाइड हो जाती है। तो प्योर डिमांड एंड सप्लाई की गेम, इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है कि प्राइस कैसे डिसाइड होगी, कोई रेगुलेटर नहीं है इसका। इसका प्राइस मार्केट की डायनामिक्स डिसाइड करती है। आप समझ रहे हैं, क्लियर होगी बात? तो ये मार्केट की जो डायनामिक्स क्लियर डिसाइड करती है कि बिटकॉइन का प्राइस क्या होगा। और वो माइनर की जो कॉस्ट है, प्लस माइनर की कॉस्ट के ऊपर वो क्या मार्जिन रख के बेचना चाहता है, वहां से चीज निकलती है और फिर वो एक्सचेंज पे आती है। रिटेलर के लिए क्या होता है, रिटेलर जो उसको एक्सचेंज पे कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, जैसे नॉर्मल किसी भी आप स्टॉक कमोडिटी गोल्ड को आप बाय सेल करते हो एक्सचेंज पे, वैसे ही एक्सचेंजेस के ऊपर कोई भी रिटेलर जाके वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है, वहां से प्राइस निर्धारित। फाइन काशी भाई, आपने कहा कि बिटकॉइन का प्राइस प्योर सप्लाई एंड डिमांड पे मतलब चलता है, हमने ये आपने बताया। बट अभी हमने देखा कि जब स्टॉक मार्केट गिरी, इन्फ्लेशन की बात हो रही थी, रिसेशन की बात हो रही थी, तो बिटकॉइन के प्राइस पूरी तरह से गिर गए थे। सो फिर ये कैसे सप्लाई एंड डिमांड पे बेस्ड हुआ? हाईली कोरिलेटेड है। ठीक है, अल्टीमेटली इसके अंदर प्लेयर्स तो अभी रिटेल तो ज्यादा है नहीं। रिटेल रिटेल का पैसा ज्यादा नहीं, रिटेल इंस्टीट्यूशन से ज्यादा है, लेकिन रिटेलर का जो वॉल्यूम किसी भी गेम में, चाहे वो स्टॉक मार्केट भी हो, मेजर पैसा जो होता है वो इंस्टीट्यूशंस का होता है। और अभी भी जो बिटकॉइन के अंदर काफी पैसा इंस्टीट्यूशंस का ही है, और वही इंस्टीट्यूशंस शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टेड होते हैं, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टेड होते हैं। उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो यही होती है कि जब कभी मार्केट में विपरीत स्थिति बनती है, तो जो स्पेकुलेटिव एसेट्स होते हैं या जो रिस्की एसेट्स होते हैं, उनमें वो पहले एग्जिट करते हैं। तो जब वो एग्जिट स्टॉक से करते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ जाते हैं या सेफ डिपॉजिट्स की तरफ जाते हैं, तो वो बिटकॉइन से भी एग्जिट करते हैं। तो ये जब प्लेयर वही है, स्ट्रेटेजी वही है, तो इसलिए ये कोरिलेशन अभी बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन एक समय आएगा जब रिटेल का सेगमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा इसके अंदर, और इंस्टीट्यूशंस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जैसे कि आज गोल्ड है, गोल्ड ऑपोजिट चलता है स्टॉक मार्केट है, क्योंकि गोल्ड ने इतने सालों में प्रूव कर दिया, हजारों सालों लगे उसको, इतना टाइम लगा ये प्रूव करने में कि भाई वो परफेक्ट है अगेंस्ट द रिस्क। अभी आपने जो रिसेंट बैंक रन्स वगैरह देखे यूएस के अंदर, तो उसमें आपने देखा कि गोल्ड जो है वो उसने परफॉर्म अच्छा किया। और अभी बैंक रन के बाद बिटकॉइन ने भी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा कि यार ये जो बैंक्स हैं, ये ये जो बैंक रन हो रहे हैं और ये जो बैंकिंग क्राइसिस हो रही है, ये जो सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, इन्होंने किस तरीके से डिपॉजिटर का पैसा लिया, उसको आगे लेंड करा, किसे करा, रिस्क की एसेट्स में करा, ये सारी चीजें बिहाइंड द डोर चलती हैं, ये ओपन डोमेन में नहीं होती। ये ओपननेस की वजह से लोगों को अब रियलाइज हो रहा है कि यार क्लोज सिस्टम से बेटर है ओपन सिस्टम। और इसलिए क्लोज सिस्टम से लोग नाराज हो रहे हैं, एक अंदर एक गुस्सा पल रहा है कि यार ये क्लोज सिस्टम अचानक क्यों पता लगता है कि बैंक कुछ घंटों के अंदर बैंक रन हो गया, ये पहले क्यों नहीं पता था? तो लोग होता क्या है कि लोग सवाल सिस्टम से ही करने लग जाते हैं कि क्लोज सिस्टम क्यों है, ओपन सिस्टम क्यों नहीं है। फिर वो कहते हैं यार ओपन सिस्टम, इसका मतलब जो सतोशी नाकामोटो ने बनाया था, अच्छा यार वो ओपन सिस्टम यही है, इसी वजह से बनाया था। फिर लोग चर्चा करने लगते हैं। तो ये जो चर्चाओं का जो विषय है, ये जो इंट्रोस्पेक्शन है जो हर आदमी ऐसे एपिसोड्स के बाद करता है,
तो कहता है अच्छा यार, ओके सिस्टम था, तो मैंने ही उस सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया। काशी तो भाई इस जी जी ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां भी जैसे जैसे, मैं ये नहीं कहता कि देखिए बैंकरन जैसी चीजें थमने वाली नहीं, क्योंकि जो सिस्टम के अंदर ही फ्लॉ है, सिस्टम के अंदर फ्लॉ की वजह से जो ये बैंकिंग क्राइसिस है, आज यूएस में, कल को यूरोप में, ठीक है, तो ये बैंकिंग क्राइसिस की वजह से लोगों में और ज्यादा अवेयरनेस बढ़ने वाली है। इसीलिए आप देखोगे कि जो पहले काफी कोरिलेशन था, धीरे धीरे आने वाले समय में कोरिलेशन खत्म हो, जैसे आज गोल्ड से कोई सवाल नहीं करता है कि गोल्ड ऑपोजिट क्यों चलता है। आपने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा कि गोल्ड क्यों, आपको पता है यार गोल्ड ना सेफ हेवन है, वो ऑपोजिट चलता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो गोल्ड ने प्रूव किया है कि वो ऑपोजिट चलता है। आपने गोल्ड से सवाल पूछना बंद कर दिया है, एक दिन ये सवाल आप बिटकॉइन से भी पूछना बंद कर देंगे। लेकिन वो समय कब आएगा, वो आई कांट टेल दैट, बट धीरे धीरे ओपन सिस्टम की वैल्यू, पब्लिक लेजर की वैल्यू लोगों की नजर में बढ़ती चली जा रही है। काशिफ भाई, आपने बिटकॉइन के बारे में बताया कि कैसे बिटकॉइन क्लोन इफेक्टिव नहीं होंगे, बट यहाँ पर इथेरियम भी है, दूसरे क्रिप्टोज भी है, सो ये क्या चीज है फिर? एंड बिटकॉइन के कंपैरिजन में ये टोकन्स जो है, क्रिप्टोज कहाँ पर आते हैं? एक यहाँ मैं करेक्ट करूंगा आपको, आपने बोला कि क्लोन जो है इफेक्टिव नहीं होंगे, इफेक्टिवनेस की बात नहीं है, बात इफेक्टिवनेस की नहीं है। क्लोन सारे चल रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, बात यह है कि सिक्योर नहीं है, सिक्योर नहीं। है ना। जब उनके ऊपर जो अटैक होता है, राइट, एक किला है, इसको इस तरीके से समझिए, एक किला है जिसके ऊपर 400 सैनिक, एक किला है सेम हूबहू किला बना दिया, ठीक है, मतलब दिखने में वैसा ही है, लेकिन उसके ऊपर 40 सैनिक है। एक किला और है जिसके ऊपर 10 सैनिक है, एक किला और है जिसके ऊपर 80 सैनिक है। किले की मजबूती उसके जो सैनिक हैं, राइट, उससे डिफाइन हो रही है। तो कौन सा किला ज्यादा मजबूत है, वो डिफाइन करता है कि आपका लॉन्ग टर्म में, आने वाले टाइम में कौन सा किला कितना लंबा रहेगा। तो किले किले की हूबहू दीवार, वो किले को हूबहू बना देने से किला मजबूत नहीं होता है, राइट। किले की और जो उसकी जो पैरामीटर्स है, स्ट्रेंथ है, वो डिफाइन करते हैं किले की स्ट्रेंथ। जो बाकी जो कॉइन है, ये एक तरीके की इथेरियम को छोड़ के बाकी तो सिक्योरिटीज पे फॉल करती है, क्योंकि आप ये समझिए कि बाकी जितने भी कॉइन्स है ना, देखिए उनके पीछे एक फाउंडर है, उसने एक टेक्नोलॉजी से इंस्पिरेशन लेके वो भी एक पब्लिक लेजर के ऊपर डैप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक लेजर जो है वो इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इसके ऊपर अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है वो अपनी अपने वो एप्लीकेशंस बना रहे हैं। उसके पीछे एक फाउंडर है, वीसी का पैसा लगा है, एम्प्लॉयज है, वीसी के खुद के पास टोकन हैं, वो एक अलग अलग एप्लीकेशंस बना रहे हैं इन पब्लिक लेजर पे। वो एक तरीके की कहीं ना कहीं कंपनीज हैं, राइट, कुछ चलेंगी, ज्यादातर फेल होंगी, ज्यादातर फेल होंगी, क्योंकि हमने देखा है कि प्रोजेक्ट्स आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या सारे चलते हैं, नहीं, वो 8-10 हैं जो निकल के आते हैं कि जो नेक्स्ट 10 सालों तक रहने वाले हैं, डिसरप्ट करते हैं। ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं, सिमिलरली इसमें भी है। तो मेरा ये मानना है कि स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं हो सकते वो ये नहीं कह सकते कि वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन का पर्पस अलग है, उनका पर्पस है कि आप जैसे कंपनीज में डील करते हो, आप उन कंपनीज के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर डील कर रहे हो, वहां रिस्क है बहुत ज्यादा। बिटकॉइन में भी रिस्क है, सोचो उनमें कितना रिस्क होगा। बिटकॉइन में रिस्क वॉलेटिलिटी का रिस्क है, पता नहीं कि कितनी लंबी बेयर मार्केट होगी। आज आपने 100 रुपए लगाए, हो सकता है ये 50 रुपए रह जाए और अगले 2.5 साल तक ये 50 ही रहे, बहुत बड़ा रिस्क है। तो या बिटकॉइन में ही आप जब कम से कम 5-6 साल के पर्सपेक्टिव से एंटर करते हो, उधर आप अगर एंटर करोगे विदाउट नोइंग कि वहां कितना बड़ा रिस्क है, प्रोजेक्ट 2 साल में ही फेल हो गया, उसका कंपटीशन आ गया, फिर फाउंडर ने कंपनी छोड़ दी, फिर कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके फाउंडर्स आते हैं, शुरू में तो पैसा उनके फाउंडर्स के नाम पे मिलता है, वो 6 महीने बाद वो फाउंडर प्रोजेक्ट छोड़ देता है, प्रोजेक्ट बैठ जाता है, फिर तो वो कंपनीज है। पब्लिक लेजर अलग चीज है, उनके ऊपर जो एप्लीकेशंस है वो अलग चीज है। ओके, बट काशिफ भाई, जब सब फेल हो सकते हैं तो क्या बिटकॉइन नहीं फेल हो सकता यार? क्यों नहीं हो सकता, मतलब फेल होना, सक्सेसफुल होना, ये क्लोज्ड एंडेड इनके आंसर्स नहीं हो सकते। दुनिया में कुछ भी हो सकता है। चांसेस ये है कि जिस तरीके से उसने 15 साल निकाले, ठीक है,
और वो भी एक ऐसे पब्लिक लेजर को जिसके ऊपर हर वक्त अटैक हुए, हर सेकंड अटैक हुए। हैकर ने बिटकॉइन को हैक करने के लिए अटेम्प्ट किए, दुनिया की सारी कंट्रीज ने उसको रोकने के लिए अटैक किए, रेगुलेशन से अटैक किए, उसके माइनिंग को अटैक किया, उसको हर तरीके से उसको कॉर्नर किया गया, उसको मीडिया ने अटैक किया, उसके ऊपर हेडलाइंस आई, उसको हैकर, ऐसी कोई दुनिया की एजेंसी, दुनिया का हैकर, दुनिया का हर हर एक तरीके से उसको क्लोज करने की कोशिश ऑलरेडी की जा चुकी है और आने वाले टाइम में नई तकनीकों के साथ उसे क्लोज करने की कोशिश की जाएगी। लिंडी इफेक्ट ये कहता है कि जब कोई टेक्नोलॉजी जितना साल निकाल लेती है, उसके चांसेस हो जाते हैं कि वो उतने साल और निकाले। चांसेस, ये नहीं कंफर्मेशन नहीं, लिंडी इफेक्ट ये कहता है। तो 15 साल अगर हो गए तो चांसेस है कि 15 साल आगे और हो सकता है। 15 अब आगे अगर 30 निकाल गया तो लिंडी इफेक्ट ये कहता है कि अगले साल, अगले 30, 100 साल निकाल गया तो लिंडी इफेक्ट कहता है अगले 100। तो ये लिंडी इफेक्ट है। फेल होना ना होना, फेल किस तरीके से हो सकता है? फेल ये हो सकता है कि पूरी दुनिया की जितनी भी नोड्स हैं, कॉपीज हैं, उन्हें बर्न कर दी। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पूरी दुनिया में अगर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ये ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये जो कॉपीज हैं, लेजर की कॉपीज जो कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है, ये सारे के सारे बही खाते एक एक करके उन कंप्यूटर से डिलीट कर दिए हैं। और ये सारे कॉपीज पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग जुरिस्डिक्शंस में फैली हुई हैं। खत्म हो जाएगा। अब ये कॉपीज ढूंढेगा कौन? क्योंकि ये कॉपीज कई लोगों के कंप्यूटर्स पे, जिनके कंप्यूटर्स पे उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? क्योंकि जब तक एक लास्ट कॉपी रहेगी लेजर की, समझिए बात को, फिर जब तक लास्ट कॉपी रहेगी लेजर की, तब तक बिटकॉइन सरवाइव करेगा। जिस दिन सारी कॉपीज डिलीट हो जाएंगी, बही खाता, जब आपने, सपोज करो आपकी मैं थोड़ा अजीब एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में बही खाते रखे होंगे, ठीक है, मैं बही खाते सारे जला दूं, फिर आप कहोगे वो तो कंप्यूटर पे, मैं सारे कंप्यूटर का डेटा जो है वो डिलीट कर दूं, बही खाते जला दूं, तो आप क्या करोगे? आपके खाते सारे डिलीट हो गए। सिमिलरली बिटकॉइन को खाते को आपको डिलीट ही तो करना है, लेकिन कॉपीज पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, फाइन। और दिन ब दिन ये कॉपीज बढ़ती चली जा रही, ये मल्टीपल होती जा रही है दिन। आप सपोज करो जितना लेट आप कर रहे हो बंद करने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जितना लेट कर रहे हो, मैं तो कहता हूं इसको आज बंद कर देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? सरकारों को पता लग गया है कि इसको अब बंद करना है पॉसिबल नहीं, और अगले 10 साल में इसकी कॉपीज और बढ़ जाएंगी, फिर कैसे बंद करोगे? फाइन काशिफ भाई, इस वीडियो में बिटकॉइन को हमने समझा, ऑलमोस्ट सारे बेसिक क्वेश्चंस जो थे वो कवर कर लिए जो व्यूअर्स ने हमसे पूछे थे, एंड सबको इससे ये क्लियर हो गया होगा आपकी बिटकॉइन क्या है, सारे बेसिक चीजें मतलब एटलीस्ट क्लियर होगी, कैसे काम करता है ये पता लग गया, एंड क्यों इसको फ्यूचर क्या चाहता है ये भी क्लियर हुआ। व्यूअर्स से आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर कुछ और सवाल हो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, क्रिप्टो पे कोई भी टॉपिक हो, तो आप अपने कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, कॉमेंट सेक्शन में लिख देना वो सवाल, उन पर भी फिर एक वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना बड़ा लेंदी वीडियो हो गया, फिर मिलता हूं आपसे अपने मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।